नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपसे हम वादा किए थे कि हम इतिहास सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और इतिहास को एक सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज के रूप में पूरा कंप्लीट इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे। ये लंबे समय तक एक नया कोर्स लेकर के हम आ रहे हैं अपने इस चैनल पे। वो क्या होगा, इतिहास को वैकल्पिक के रूप में और जीएस के दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा इसका नोट्स बनाएंगे और इसको आपके साथ पढ़ाते चलेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला जो है टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये लेक्चर, टॉपिक नहीं, पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो शुरू में ये देखते हैं कि इतिहास क्यों वैकल्पिक विषय में लेना चाहिए, क्या क्या इसका महत्व है अन्य सब्जेक्ट में, अन्य मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका महत्व है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका महत्व है। इन सभी पहलुओं को हम ध्यान से देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो आज हम इतिहास के इन चीज़ों को शुरू करते हैं, इतिहास के टॉपिक को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपने बारे में बता दें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप मौर्य लिखते हैं। इसके बाद जो है अभी हम ग्रेजुएशन तो हमने फार्मेसी किया है, बी फार्मा किया है, एक रजिस्टर्ड में फार्मासिस्ट भी हूँ। लेकिन अब मास्टर जो है मैं किया हूँ दूसरे सब्जेक्ट से। मास्टर एक बार मेरा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया हूँ। क्योंकि जब मैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। तो जब पब्लिक एड मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसमें यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ, तो हमने उसको छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट लिया, इतिहास को। जब इतिहास को हमने लिया, पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाया। उसी समय हमने जो है जेएनयू का एंट्रेंस दिया एमए करने के लिए, और एमए में मेरा जेएनयू में एडमिशन ले लिया दोस्तों। तो अभी मैं जेएनयू से मास्टर भी कर रहा हूँ इतिहास सब्जेक्ट से दोस्तों। तो ये हो गया। अब उसमें जेएनयू की भी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम चलते हैं इतिहास के बारे में, देखते हैं क्या है कैसे दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपको इतिहास का विस्तृत, व्याख्यात और संपूर्ण जो है सिलेबस आपके सामने लेकर के आएंगे। ये हमारी आज से सीरीज शुरू हुई है और एक कंटिन्यू अनवरत चलेगी। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हम इस इतिहास सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, ये दोनों तरह से होगा। कैसे कैसे? पहला जो है, ये अगर वैकल्पिक विषय के रूप में आप लेते हैं, ठीक है, वैकल्पिक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं तो इसको भी ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस मतलब सामान्य अध्ययन के भी जो नज़र से है उसको भी लेकर जाएंगे। इसलिए दो बच्चे जो है ऐसा कभी ये मत सोचिए कि जो इसका वैकल्पिक विषय वही हम इस लेक्चर को सुने देखें, नहीं। वो जीएस के भी लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये लेक्चर तो सभी, हर एक बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा, उस सभी बच्चों को यह लेक्चर अवश्य से अवश्य देखना चाहिए, ये लेक्चर अवश्य सुनना चाहिए। इसमें हम इस बात का विशेष एनालिसिस करेंगे कि इतिहास सब्जेक्ट का क्या क्या महत्व है, किस तरह है। चलिए अब उससे पहले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं इतिहास के कितने भाग हैं। याद रखिएगा, वैकल्पिक विषय के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतिहास के बारे में अगर हम वैकल्पिक हटा दें, ठीक है, तो अगर इतिहास के बारे में हम दें, ठीक है, अगर हम ये सोचें कि इतिहास का जो है कंपटीशन मतलब कि प्रतिस्पर्धी, ठीक है, इसको लिख दें कि इतिहास का प्रतिस्पर्धी मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, प्रतिस्पर्धी, ठीक है, परीक्षा में महत्व है ना। तो अगर इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम इस संदर्भ में देखें तब उसमें अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे दोस्त। तो इतिहास के 5 भाग हैं। 5 भाग में क्या आता है दोस्त? पहला प्राचीन भारत बोला जाता है, दूसरा जो है मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक भारत, चौथा आता है कला एवं संस्कृति, ये भी इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, और 5वां है इस विश्व का इतिहास।
दोस्त एक बात हम जो ध्यान दे रहे हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, स्टेट में किसी का हो, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो दोस्तों, इन सब में जो है इन सारे टॉपिक से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ विश्व इतिहास को छोड़ के क्या है ना। तो इस 5 भाग हैं। एक बात आप सोचिए कि इन 5 को पढ़ना तो पड़ता है। एक चीज़ और इसमें बहुत जो बच्चे हमारे कुछ लोग हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले देख रहे हैं, ठीक। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले में कुछ लोगों का ऐसा ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे का सवाल होता है कि सर जो टॉपर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स आती हैं, जैसे अर्तिका मैम हैं, अर्तिका शुक्ला मैम हैं, उसके बाद जो है अतहर आमिर सर हैं। तो ऐसे कुछ सर लोग हैं, कुछ मैम हैं जिन्होंने अक्सर जो है सौम्या मैम हैं, तो उन्होंने इस मध्यकालीन इतिहास को ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। वो तो बोलते हैं ऐसे ही निकल जाता है। दोस्त आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि हम और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर आए हैं तो पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण रखती है। अगर अर्तिका शुक्ला मैम वह डॉक्टर की हुई हैं, एमबीबीएस की हुई हैं और उस समय पीएमटी क्वालिफाई थी, अगर कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटर तक तो अच्छी थी ना, पढ़ने में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ी, हाई स्कूल तक सारे सब्जेक्ट पढ़ी ना। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल तक इतिहास सब्जेक्ट होता है उसको तो पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं हैं, उनको सिविक्स ही नहीं पता, नागरिक शास्त्र ही नहीं पता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं नहीं। तो ये बात ध्यान ये मत उनसे तुलना नहीं किया करिए है ना, और आपको पढ़ना ही पड़ता है। और किसी की तुलना उसकी बजाय आप इस आधार पे करिए कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कितने सही हो रहे हैं, आप कितना हल कर पा रहे हैं, इस पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए। कौन क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ें, इस पर ध्यान देने की बजाय जो है आप इस बात पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों ने। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए। हाँ, तो मध्यकालीन भारत में तो इन बातों को भी ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, या उसको भी आप पृष्ठभूमि न ध्यान में रखें तो अच्छा है। उसकी वजह आप ये ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम में कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम में सही हो रहे हैं, कितने पेपर मतलब क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। ये सबसे अच्छा इवेल्युएशन का मेथड है अपना आकलन करने के लिए। तो दोस्त ये हो गया कि हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, इवन एसएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, एयरफोर्स, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना ही पढ़ना होता है। प्राचीन भारत से भी सवाल आते हैं, मध्यकालीन भारत से भी आते हैं और आधुनिक भारत से जैसा कि आपको पता ही आते हैं। आईएएस में भी दोस्त आता है इससे सवाल और पीसीएस में भी आते हैं। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट चाहे इसको वैकल्पिक में लें या वैकल्पिक के रूप में लें तो भी आपको ये पढ़ने होंगे। कला और संस्कृति, इससे भी सवाल आते हैं। कला और संस्कृति जैसा कि आप देख रहे होंगे यूपी पीसीएस में अच्छे खासी इससे सवाल आता है, मध्यकालीन भारत से, कला और संस्कृति से, कि इसका स्थापत्य कला क्या है, कैसे है, अकबर कालीन, मुगल कालीन, सल्तनत कालीन, ये आते रहते हैं ना। तो ये हो गया कला एवं संस्कृति। उसके बाद प्राचीन भारत से भी अच्छा खासा आता रहता है, प्राचीन भारत के कला एवं संस्कृति से अच्छा सवाल आता है। अब नेक्स्ट विषय आती है इतिहास, विश्व इतिहास, है ना। 5वें भाग में जो है याद रखिएगा ये 4 पार्ट जो है ना, यह क्या होते हैं, ये चारों पार्ट ये प्रीलिम्स पीटी जिसको बोलते हैं प्लस मेंस, इन दोनों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये प्रीलिम्स एंड मेंस किसका, चाहे आप आईएएस का दे रहे हो, मतलब यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हैं, ठीक है, पीएससी, ठीक है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का भी दे रहे हैं। अगर आप स्टेट एसपीएससी बोल रही है, स्टेट अगर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का दे रहे हैं उसमें भी, आईएएस में भी, दोनों के पीटी और मेंस में इन चारों सवाल आता है। प्राचीन से, मध्यकालीन से, आधुनिक से, संस्कृति, कला एवं संस्कृति से आते ही आते हैं दोस्त। नेक्स्ट अब देखिए विश्व इतिहास, ये जो है प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन ये जो है मेंस में हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम मतलब ये आईएएस में भी मेंस में आता है दोस्त, और पीसीएस में भी आता है।
पब्लिक सर्विस कमीशन है, SPSC में भी ये दोनों में दोस्तों आता है। इसका मतलब आपको विश्व इतिहास पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप इससे इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक दोस्त, ये हो गया। अब मुद्दा आता है कि भाई इसको बोला जाता है कि इतिहास एक बहुत बड़ा लंबी समय है ना। दूसरे इसमें ये पॉइंट अगर नेक्स्ट आप ऐड करिए तो इसमें क्या होता है, लंबा सिलेबस की एक बात आती है। ठीक है, लंबा सिलेबस पाठ्यक्रम है ना। अगर लंबा पाठ्यक्रम तो देखिए दोस्त, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाँ इसका पाठ्यक्रम थोड़ा लंबा अवश्य है, इसमें इसको नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। हाँ इसका पाठ्यक्रम लंबा है, बड़ा है, लेकिन अगर आप इन चारों पार्ट्स को प्रीलिम्स में जोड़ दें और इसको मेंस में जोड़ दें तो आप ये भी देखेंगे तो कि जैसा इसका पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से सवाल भी तो पूछे जाते हैं ना भाई, है ना। तो अगर पूछे जाते हैं तो अगर हम IAS की बात करते हैं तो प्राचीन में 3 से लेकर के 5 सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्यकालीन में ये जो है इसका रेंज थोड़ा सा और बड़ा है, ये 3 से लेकर के 7 तक हो जाता है। आधुनिक में जैसा कि आपको पता है ये 15 से लेकर के ये 22 तक सवाल हो जाते हैं। ठीक है, अगर इतना लंबा लंबा सवाल आ रहा है और इससे कला एवं संस्कृति से भी 2 से 3 सवाल आते हैं, इससे आते हैं, तो आप इन सबको जोड़ लीजिए तो भी देखिए 3 3 6 15 6 21 2 23 से लेकर के 25, हमने एकदम मिनिमम लिखा है 25 प्लस सवाल क्या होते हैं, ये इतिहास से ही आते हैं। अगर एक सब्जेक्ट से 25 या उससे अधिक सवाल आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस, पाठ्यक्रम लंबा हो गया, इसकी बात हो गई। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों, इसमें बोला जाता है कालक्रम का निहितार्थ, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उनका सवाल होता है कि इनका जो होता है कालक्रम मतलब याद नहीं होता है, इसमें सन याद करने होते हैं ना। तो इस बात पे थोड़ा सा समझा जाए क्या है ना, कालक्रम का क्या महत्व है। यार कुछ तो बच्चे ऐसे भी कहते हैं हायर केमिस्ट्री के बारे में बोलते हैं, हायर केमिस्ट्री तो कितना वफादार है, ऐसे ही बोलते हैं हायर इतिहास तो कितना वफादार है, सुबह को याद करो शाम को याद करो, सुबह को सब सफ़ा है ना। तो ऐसे ऐसे इतिहास के बारे में बहुत सारी कहावतें भी बच्चे निकाल लिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं ना। जो कालक्रम है, कालक्रम का क्या महत्व, आप सोचिए, आप क्वेश्चनों को एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए। हमेशा समस्याओं का समाधान जो है वह परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसी में समाहित है। समस्त समस्याओं का समाधान 2 चीज़ों में, समस्त समस्याओं का समाधान किस में है, याद रखिएगा, समस्त समस्याओं का समाधान, ठीक है, 2 ही चीज़ में निहित है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में वो 2 चीज़ में है। वो क्या है, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, ठीक। और दूसरा दोस्तों ये उस परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का पाठ्यक्रम, है ना। अगर जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया, इसको देख गया और अपनी समस्याओं का समाधान इन 2 चीज़ों में खोजने की कोशिश कर लिया, वह बच्चे को कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, चाहे वो IAS हो या PCS हो। तो आप अपनी समस्याओं का समाधान किस में ढूंढेंगे, ढूंढा करिए उसमें पिछले साल के प्रश्नों में और परीक्षा के पाठ्यक्रम में। क्योंकि पिछले साल के प्रश्न यह प्रवृत्ति बताते हैं, ये नेचर बताते हैं कि किस तरह पैटर्न का चेंज हो रहा है, किस हिसाब से सुधार हो रहा है दोस्तों, इस चीज़ों को बताते हैं। तो आप इसको देखिए। तो मैं बात कर रहा था कि पाठ्यक्रम का क्या महत्व और क्या निहितार्थ है इसका कालक्रम का क्या महत्व है। तो इतिहास के मामले में अगर आप पिछले साल के प्रश्न देखेंगे तो इससे एक बात पता चलेगा कि ये जो है 2005 के बाद से बिल्कुल नेचर बदलने लगा। इससे पहले जो चेंज होता था वो जो 2005 से पहले का जो आता था उसमें इतिहास पढ़ने का एक दूसरा था, जिसमें क्या था, घटनाक्रम के बारे में होता था, घटनाक्रम और शासक के बारे में पढ़ना होता था। अब इसमें क्या था, घटनाक्रम और शासक
ने कब उसका राज्याभिषेक हुआ, वह कब कौन सी लड़ाई जीता, वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने कब शहर आया, क्या किया, सारी किसको फोकस को किया जाता था, शासक केंद्रित सारी चीज़ें थी। लेकिन समय की चीज़ों को देखा गया, इतिहास के महत्व को समझा गया। विश्व के इतिहासकारों ने इस बातों पे चर्चा किया कि अरे इतिहास का मतलब तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। इतिहास का तो बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्त, है ना। इतिहास क्या है, वह समाज के परिवर्तन का स्वरूप प्रदान करता है। और इसको पढ़ा किसको फोकस करके दिया जाए, शासक को फोकस करके। नहीं यह मतलब कितना मतलब कि हास्यास्पद था कि या इसको कह सकते हैं कि इसके महत्व को कम करने वाला था इतिहास के, है ना। तो इन चीज़ को समाधान के रूप में अब इतिहास का पैटर्न चेंज कर दिया गया, सरकार ने भी चेंज किया, पाठ्यक्रमों में भी। उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परीक्षा में भी इन चीज़ों को बदल दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस मामले में इन चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो अब क्या इतिहास किस संदर्भ में आ गया, इतिहास आ गया। इतिहास को किस संदर्भ में पढ़ा जाता है, इतिहास की अगर बात करें, ठीक है, इतिहास का वर्तमान, ठीक है, इतिहास का वर्तमान अगर दृष्टिकोण की हम बात करें, दृष्टिकोण, तो इतिहास के वर्तमान दृष्टिकोण में हमको ये मिलता है कि इतिहास समाज को, ठीक है, एक व्यवस्था प्रदान करने में क्या महत्व रहा है। वैसे भी आप सोचिए हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। कभी कभी सवाल उठता है कि आईएएस में इतिहास या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टों को क्यों पढ़ाया जाता है। इसका एक वजह है क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास जो है, कहा भी जाता है कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो उसको अपना इतिहास समझना चाहिए। अगर इंसान को कुछ कर गुजरना है तो उसको इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब कि पूर्व में, अतीत में क्या गलती की गई थी, क्या कैसे सुधार किया गया था कि आज व्यवस्था है। अगर आज सामाजिक व्यवस्था इस तरह है, भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने आप में विश्व में सबसे अद्भुत है, सबसे अच्छी समरसता वाली है, तो इसका पीछे क्या वजह है। इसके पीछे वजह है यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास किस तरह विकसित हुआ। अगर यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा उपभोगवादी प्रवृत्ति का अगर है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वहाँ की इतिहास के कालक्रम जिम्मेदार है, किस तरह हुआ। याद रखिएगा वह इतिहास, इसका मतलब क्या हुआ, कोई इतिहास की सिंगल घटना जिम्मेदार नहीं है। क्या है, वह सतत एक प्रक्रिया, इतिहास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, ऐसे 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 चलती है और धीरे धीरे क्या होती है, ये लकीर पतली से धीरे 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 मोटी होते 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 मोटा रूप धारण करती है। तो इस प्रकार अगर सामाजिक व्यवस्था देखा जाए तो इतिहास क्या है, ऐसा एक कालक्रम है, ऐसे चलता है। अगर भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद एकदम नस नस में भरा हुआ है, जातिवाद, तो इसके पीछे आज की घटना जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे हजारों साल पूर्व की इतिहास में हुए परिवर्तन जिम्मेदार हैं। तो आज का जो इतिहास का दृष्टिकोण है दोस्त, वह किस रूप में आ गया, वह जो है दृष्टिकोण समाज के या वर्तमान व्यवस्था के परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि अभी जो है कल का मतलब 14 तारीख कल थी, 14 जून को एक हमारा सेमिनार था जिसमें हम भी इनवाइटेड थे, अटेंड कर रहे थे। वो था साउथ एशिया इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के सेमिनार था, हम भी थे। आप हमारे देख सकते हैं, हमने फेसबुक पर अपडेट भी डाला है, और हाँ फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे डाला था तो अब तो देख नहीं सकते, लेकिन फेसबुक पे अभी भी पड़ा हुआ है। उसमें भी ये बात चल रही थी कि वर्तमान में जो ये महामारी है ना, महामारी, उसके साथ साथ ये जो है वैश्विक स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग और जो आपदाएं आ रही हैं, इसके पीछे इतिहास का प्लेनेटरी इतिहास क्या रहा है ना। मानव सभ्यता का प्लेनेटरी मतलब ग्रही इतिहास का क्या महत्व है, किस तरह परिवर्तित हुआ, इसी पे कल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, सेमिनार आयोजित था। और मैं भी आप मतलब कि मेरा सौभाग्य है कि उसमें मुझे भी अवसर मिला था, हम भी शामिल थे, ठीक दोस्तों। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आज की कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे इतिहास जिम्मेदार है। अगर आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच द्वंद्व चलता रहता है तो
तो आज की अगर आप महत्व पढ़ेंगे, आज की तत्काल समय पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, न आप आंसर ही अच्छा लिख पाएंगे एग्जाम में IAS में, और न ही प्रीलिम्स के सवाल हल कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, पूर्व के इतिहास समझना पड़ेगा, इजराइल का उत्पत्ति समझना पड़ेगा, फिलिस्तीन का वहाँ पर जियो भौगोलिक स्थिति समझना पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल स्थिति से अवस्थित समझना पड़ेगा, और क्या यहूदी के धर्म जो हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का क्या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर सम्मिलन है, इन चीज़ों को इतिहास के नज़रिए में झांकना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज का इतिहास जो गया वह कालक्रम आधारित न होकर के किस पे आधारित हो गया है दोस्तों, आधारित न होकर के वो किस पे हो गया है, ये हो गया है थीम आधारित हो गया है। थीम मतलब कोई भी विषय आप बोल सकते हैं ना, यह जो अब इतिहास है वो थीम आधारित हो गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा भी अगर IAS का आप सवाल देखेंगे, प्रतिवर्ष का मेंस के अगर सवाल देखेंगे तो याद रखिएगा IAS में किसी एक घटना की बात नहीं बोलता है। जैसे कि एक सवाल अगर हम उठाएं, नए समय में एक सवाल अगर हम देखें तो उसमें कुछ सवाल ऐसे मिलता है, जैसे 2017 में ही IAS ने एक सवाल पूछा था कि सैंधव सभ्यता के विनाश के काल की समीक्षा कीजिए। याद करिए, सैंधव सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कार्य पूछ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, इसका कोई एक फैक्टर जिम्मेदार है क्या, कोई एक दिन की घटना जिम्मेदार है क्या, कतई नहीं। इसके पीछे यह थीम समझना जरूरी है कि उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी, क्या क्लाइमेट चेंज था, क्या जाग्राफिकल चेंज था, क्या भौगोलिक परिवर्तन हो रहे थे, इन चीज़ों को समझना। उसमें बहुत सारी जो धाराएं दी गई हैं कि वो क्या हो सकता है, चरम रूप में जो है जलवायु परिवर्तन था, कुछ लोगों का ये भी सिद्धांत, कुछ का है कि नदी का परिवर्तन रूप हो गया था, नदी ही परिवर्तित हो गई थी। तो अलग अलग मत हैं, तो कोई एक नहीं है दोस्त। ये क्या है, आप IAS के PCS के आप सवाल उठा के देखिए तो वह किसी एक फैक्ट्स को नहीं देता। IAS ने 2017 में एक सवाल पूछा था कि क्या कहा है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो है पानीपत में घटित हुई। अब पानीपत की लड़ाई एक नहीं थी, दो नहीं थी, क्या कारण है कि ज़्यादातर लड़ाई वहाँ पर हुई। आपको एक थीम समझने की ज़रूरत है, कालक्रम नहीं दोस्त। याद रखिएगा, जब आप थीम समझेंगे ना तो कालक्रम ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर आप IAS या किसी तैयारी करने आए हैं तो अगर आप तैयारी का होलिस्टिक रिव्यू अगर समझ लेते हैं, उसका सिनेरियो समझते हैं, तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप कब कब क्या क्या घटनाएँ आपके साथ हुई, ऑटोमेटिक हुआ। अगर आप बच्चे के बारे में एक समझ सकते हैं तो कभी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा जो है पहले खाना खाना शुरू किया होगा फिर दूध पीने की उसकी शुरुआत की होगा, नहीं, पहले वो दूध पीना शुरू किया होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चा था, उस समय उसके विकसित नहीं हुए थे अंग, इसी समय वो दूध पी करके बड़ा हुआ, फिर बाद में भोजन करने लगा, उससे बाद और कड़े चीज़ें खाना, फिर चलना। तो यह क्या है, ये इतिहास का कालक्रम है दोस्त। इसलिए जो ये लोगों दोस्त ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में भ्रम पैदा है कि इतिहास का कालक्रम कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। क्यों, क्योंकि अब वो कालक्रम आधारित न रह करके वह थीम आधारित हो गया है। आप JNU का भी देखेंगे तो यही सिस्टम है। JNU में ट्यूटोरियल सिस्टम चलता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि ये IAS ने भी स्वीकार किया है और स्टेट PCS के मेंस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। तो ये बात हुआ कालक्रम का। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर उसका कालक्रम का महत्व नहीं है तो क्या महत्व, नया दृष्टिकोण। अब आप देखेंगे समाज में बदलाव, जैसा कि इसको हमने बताया कि अगर भारत में जातिवाद है, ठीक है, और एक जहन में एकदम भरा हुआ इंसानों के लोगों की, तो जातिवाद का महत्व आज का वो काल नहीं है, सदियों पुराने जाने पड़ेगा। सदियों में किसी एक दिन नहीं हुआ, किसी एक शासक ने नहीं किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं जातिवाद किया। ये क्या था, एक कालक्रम की धीरे धीरे डेवलप विकसित हुई देन है। भारत में अगर मूर्ति पूजा है, हिंदू हैं, सनातन धर्म विकसित है, आज भी अपनी जड़ों से बना हुआ है, इसका एक दिन का कोई कारण नहीं है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, कोई एक शासक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कालक्रम में हुए धीरे धीरे विकसित घटनाक्रम जिम्मेदार है। तो दोस्तों इस थीम को समझने की ज़रूरत है।
नया दृष्टिकोण में नए नए विचार। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के डेट में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा सुने होंगे न्यूज़ में। जब भी कोई बात होती है तो ये होता है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र में ये हो रहा है, दबाया जा रहा है, तरह तरह की बातें आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो ये लोकतंत्र, नए विचार में लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मतलब लैंगिक समानता, मानवाधिकार, ये जो नए नए शब्द आए हैं ना दोस्त, ये जो नए नए शब्द हैं, इन शब्दों का क्या हो जाए है ना, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये सब उसके जिम्मेदार क्या हैं, ये इतिहास का नया दृष्टिकोण है कि भाई ये जो नए नए विचार हैं ना, नए नए विचार में जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसके बाद लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र, फिर मानवाधिकार, आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, मानवाधिकार। ये जो शब्द आए हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इनको आधुनिक विचार बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये आधुनिक विचार हैं। अगर ये आधुनिक विचार आए तो कहाँ से आए आधुनिक विचार, है ना, ये आधुनिक विचार के कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आप याद रखिएगा। इसको IAS PCS दोनों में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। IAS के सिलेबस में ही पहले पेपर के GS के पहले पेपर के ही तीसरी या चौथी यूनिट में ही इस बातों को स्पष्ट दिया हुआ है ना, आप सिलेबस उठा के देखिए दोस्तों। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये नए विचार का काल कहाँ से आया, एक दिन की उत्पत्ति है क्या, नहीं, ये इतिहास का कालक्रम की उत्पत्ति है। क्यों आया, कैसे आया, उसकी अगर अर्थव्यवस्था में हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जो आज की डेट में जॉर्ज मेनार्ड केन्स की जो अवधारणा है, हस्तक्षेप या लेसेस फेयर की नीति जिसको बोलते हैं, पॉलिसी, वो क्या है, उसके एडम स्मिथ की क्या है ना। तो ये इन चीज़ों को अगर हम इतिहास अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो वो अर्थव्यवस्था भी इतिहास से जुड़ा हुआ, कभी भी अर्थव्यवस्था के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था भी किससे जुड़ी हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था समाज का अभिन्न, समाज की क्रियाओं को ही अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जो गतिविधियाँ करता है। तो गतिविधि अगर अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, तो उसकी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो अलग इतिहास कैसे होगा, तो इतिहास में पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी इसी का हिस्सा है। मानव साइकोलॉजी तो बिल्कुल निहित है इसी में, इतिहास में, कि कैसे कैसे डेवलप हुआ दोस्तों। तो ये चीज़ें क्या है, नए विचार, यही दृष्टिकोण है। उसके बाद अब देखते हैं कि पहले क्या होता था। कभी आप सुने हैं इतिहास में, ये सब सवाल आपके क्वेश्चन उठने चाहिए, आपके दिमाग में उपज होनी चाहिए कि पहले यही चीज़ कि राजा, आप इतिहास में पढ़ते हैं कि शासक जो है इस देश पे आक्रमण कर दिया, उस देश पे आक्रमण कर दिया, सीधे जीत लिया, वहाँ पर आ गए, है ना। इंडिया में बहुत सारे जो है तुर्क शासक, मुगल शासक, सल्तनत के शासक आए, है ना, तो आक्रमण कर दिए। इंडिया के भी मतलब कि समुद्रगुप्त मालदीव तक, इंडोनेशिया तक गए, है ना, श्रीलंका तक। तो ये चीज़ें आप पढ़ते हैं तब, लेकिन आज के दिन में ऐसा सुनते हैं क्या कि किसी देश ने किसी दूसरे देश पे आक्रमण करके छीन लिया, उसके बार्डर को कब्जा कर लिया, उसकी संपत्ति कब्जा, ऐसा सुनते हैं क्या, नहीं। एक बार जो है 2014 में रूस ने जो है क्रीमिया को कब्जा में कर लिया, आइसोलेट ही हो गया, वो भी वैसे भी क्रीमिया जो है रूस के कब्जे में था, है ना। तो इस तरह आज के दिन में नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है ना। तो इसके पीछे जो नई राष्ट्रीय व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है ना, कौन जिम्मेदार, इतिहास में आप पढ़ते हैं, IAS के सिलेबस में ये चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। अब आगे आते हैं युद्ध एवं प्रमुख घटनाक्रम। दूसरी बात, जो भी घटनाक्रम, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इतिहास को जो है घटनाक्रम के नज़र से पढ़ना ही नहीं है, क्या हम उसको जो है घटनाओं को याद ही न करें, घटना को नज़रअंदाज कर दें, नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी घटनाएं घटी, जो भी युद्ध हुए, उनका क्या वजह पड़ा, समाज में क्या वजह पड़ा, परिवर्तनकारी उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, परिवर्तनकारी उनका नज़रिया क्या है दोस्त, इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना। तो परिवर्तनकारी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादातर इतिहासकार तो यही मानते हैं कि प्लासी का युद्ध ही युद्ध था
जो ब्रिटिश को भारत में स्थापित होने के लिए महत्वपूर्ण था। उसी को एक लैंडमार्क माना जाता है जहाँ से ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में हुई। ठीक है, तो अगर प्लासी का युद्ध है तो इस चीज़ को इतिहासकार क्यों मानते हैं, और अगर है तो परिवर्तनकारी इस रूप में कैसे हुआ, इस चीज़ को, घटना को इस तरह समझना। तो प्लासी का युद्ध ये परिवर्तनकारी, अगर ये 1757 की प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध अगर होता है ना, और ये प्लासी का युद्ध होता है, इतिहासकार इसी को मानते हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश के शासन की स्थापना का यही समय था। तो क्या किस आधार पर मानते हैं, क्या ऐसे वजह थे, क्या ऐसे कारण थे कि मानते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझने की, जो भी आप घटनाक्रम और युद्ध पढ़ते हैं उनको किस नज़रिए से आपको देखना है, किस चश्मे से देखना है, वो चश्मा होगा नज़रिए परिवर्तनकारी, कि उसका क्या महत्व पड़ा, भविष्य में क्या वजह पड़ा, है ना, कैसे हुआ। अगर अब बाबर आया 1526 में आक्रमण किया तो आक्रमण महत्वपूर्ण नहीं, वो तो जगह कहाँ पर किया वो तो चीज़ याद है। आप ये सोचिए कि उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे देश पे, इंडिया पे क्या परिवर्तन आया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, क्या परिवर्तन होगा, कैसा परिदृश्य। अगर इस संदर्भ में आप पढ़ेंगे दोस्त तो बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे, और सीरियल बाय सीरियल सारे कालक्रम भी पता हो जाएंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, लेकिन फोकस पॉइंट हमारा कालक्रम नहीं है, फोकस पॉइंट हमारा थीमेटिक है, थीम आधारित है, उन चीज़ों को समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बात आती है स्थल अभिलेख शिलालेख। ये सब चीज़ें भाई, ये सब तो इसी का भाग हुआ कि अगर आप कोई भी परिवर्तनकारी है तो जब स्थल है, शिलालेख है, तो इन चीज़ों को, इनका क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें आएँ तो इनका दूरगामी परिणाम होता है ना। कोई शासक ने अगर कहीं पर किसी शिलालेख की स्थापना उसने किया दोस्त, है ना, तो वो शिलालेख क्या सोच के किया, अगर सोच के जब कर ही दिया कहाँ पर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या रही होगी, पॉपुलेशन जो भी रही होगी, फिर लंबे समय तक दोस्त उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो शासक वो व्यवस्था तो करके चले गए, उसका भविष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह व्यवस्था। इस संदर्भ में हमको क्या पढ़ना है, इस संदर्भ में स्थल अभिलेख और शिलालेख पढ़ने हैं, है ना। ऐसे ही अगर IAS के एक मेंस का सवाल हम देखते हैं तो उसमें एक सवाल मिलता है कि अभी 2018 में सवाल IAS ने पूछा था कि अशोक का, ठीक है, सांची का स्तूप, है ना, बनाया हुआ, यह जो है प्रारंभिक कला कला की उत्पत्ति है, क्या उसका एक प्रारंभिक कला के विकास का क्या है, एक प्रमाण के रूप में आता है। तो ये क्या है, वो प्रारंभिक कला को प्रमाण कैसे दिखाता है, उस रूप में कैसे सांची का स्तूप है कि वो स्थापत्य, प्रारंभिक स्थापत्य की मतलब की भूमिका तैयार करता है ना। तो इस संदर्भ में आपको समझना है। IAS के सवालों को आप देखिए दोस्त, मेरा बार कहना, PCS के सवालों को आप देखिए, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो जो भी स्थल अभिलेख और शिलालेख हमको आपको पढ़ना है उसको इस नज़रिए में आप पढ़िए। नेक्स्ट है कि अच्छा, इतिहास के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो अब भारतीय संविधान से पढ़ गए। ये एक चीज़ और है कि दुनिया का भारत सबसे पुराना अगर संविधान कोई है तो अमेरिका का लिखित संविधान है। उसके बाद सबसे सफलतम संविधानों में से भारत का संविधान भी एक सबसे सफलतम संविधानों में से एक है। बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो 20वीं शताब्दी में वो संविधान लिखे गए और सफल हुए, लेकिन भारत का संविधान सफल है। इसके पीछे क्या एक दिन का वजह जिम्मेदार है, क्या कुछ दिनों की वजह जिम्मेदार नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक लंबे घटनाक्रम, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। जिस लोकतंत्र की आज बात की जाती है वह लोकतंत्र वैदिक काल में ही हुआ करती थी, वह सभा और समिति के रूप में आया करती थी, वो वैशाली में भी एक गढ़ों के रूप में होती थी। तो वो चीज़ें भारत में निहित थी, यही वजह है कि आज सफल है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या बुरी हाल है, किन सैन्य शासन हमेशा लगे रहे, म्यांमार की आज की हालत में आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका में भी देख ही रहे हैं, नेपाल का हलचल तो आप देख ही रहे हैं। तो भारत का संविधान सबसे सफलतम देश है, इसके पीछे भी इतिहास है, ये समझने की जरूरत है। उसके बाद महामारी एवं इसके प्रसार का है, क्या महामारी ने किस तरह मतलब कि
भू राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह चाइना जो पहले अच्छा था, मतलब सबके हित की बात कर रहा था, आज जो है वह उसके विरुद्ध पूरा विश्व हो रहा है। वह आज जो है कोविड के ऊपर तो कब्जा कर लिया, या सॉरी कब्जा नहीं, कोविड महामारी पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन पूरे विश्व में क्या तबाही मचा पड़ा। तो किस तरह ये भू राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो इतिहास ये महामारी है, क्या ये पहली बार ऐसा आई है? क्या मानव सभ्यता के सामने पहला सवाल है? नहीं दोस्त, ऐसे पूर्व में भी आ चुके हैं। अगर पूर्व में आए हैं तो क्या हम उससे सीख नहीं लिए? इन चीज़ों को समझने की चीज़ें इतिहास हैं। अगर वर्तमान का कोई काल है तो इतिहास के पीछे छिपा हुआ इन चीज़ों से। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक व्यवस्था, इसको तो आपने इसी में देख लिया। नई राष्ट्रीय व्यवस्थाएं किस तरह हुई, समाज का वर्तमान रूप एवं समाज में द्वंद्व, जैसा कि IAS और PCS में भी ये सिलेबस में ही शामिल है, समाज या भारतीय समाज सभ्यता। तो इसमें जो भी मतदान का अधिकार है, महिलाओं के अधिकार की बात होती है, या तो लोकतंत्र की बात होती है, समानता की बात होती है, या तो जातिवाद है, धर्मवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है। तो इन सब के पीछे जो सामाजिक व्यवस्था कौन जिम्मेदार? इतिहास। किस तरह अलग अलग समाजों का निर्माण किया। अगर बोला जाता है कि भारत के में एक ही देश में कई प्रादेशिक संस्कृतियां बसती हैं, तो इसका क्या कारण है? और यही उत्तर भारत में यूपी बिहार की संस्कृति बोल भाषा अलग है, तो पंजाब की बिल्कुल डिफरेंस है। तो वहीं बगल में राजस्थान का बिल्कुल वेशभूषा पहनावा ही अलग है दोस्तों। उसके बाद आप साउथ में चले जाइए तो केरल देखिए, खुद केरल बगल में जो चारों ओर से घिरा हुआ, तमिलनाडु बगल में है ना, ऊपर के कर्नाटक, इन सब की संस्कृतियाँ कैसे एक दूसरे से अलग है ना। तो इन चीज़ों, इन समाज का किस रूप से परिवर्तन हुआ, बोली का, भाषा का, रहन का, पहनावे का, संस्कृति जिसको बोलते हैं, पहनावे की, सभ्यता की, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन किस तरह हुआ, समाज में कैसे हुआ। आज भारत में मंदिर का, मस्जिद का इतना बड़ा महत्व है, तो क्या वजह है? ये सब आप किस में पढ़ते हैं? ये इतिहास में समझना पड़ता है दोस्तों। तो अगर इतिहास आप वैकल्पिक विषय के रूप में लें, या आप सामान्य अध्ययन के नज़रिए से लें, आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना होता है। इन पांच टॉपिक को इतिहास में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप GS के रूप में लीजिए, चाहे उसको आप जो है वैकल्पिक विषय के रूप में लीजिए, आप इससे अछूते नहीं रह सकते। ये तो 5 ही बिंदु हमने महत्वपूर्ण बताया। एक छठा बिंदु है PCS में, जो अक्सर PCS में RO में सवाल आता रहता है, वह है भारतीय दर्शन, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, जो ये इतिहास की हम बात कर रहे थे, है ना, जिसमें हमने 5 की बात किया, ठीक है दोस्त। 5 में क्या हमने देखा? एक प्राचीन था, दूसरा मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन है। तीसरा क्या है? तीसरा आधुनिक है ना, आधुनिक है। फिर चौथा क्या है? कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति, ठीक दोस्त, कला एवं संस्कृति है। 5वां क्या है? इसमें एक दर्शन शास्त्र भी है, भारतीय दर्शन या दर्शन शास्त्र से भी सवाल पूछते हैं। दर्शन शास्त्र में जैसे क्या क्या पूछा जाता है? कालिदास की रचना पूछी जाती, थोड़ा ही पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना तो इतिहास में ही पढ़ता है। कालिदास, बाल भट्ट, है ना, बाल भट्ट। उसके बाद ये भी इन लोगों के रचनाएं पूछी जाती हैं, या जो है दर्शन के अलग अलग रूप पूछे जाते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सांख्यवाद, न्याय, मीमांसा, इन चीज़ों को भी पूछा जाता है। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? है ना, गौतम ऋषि अगर थे, है ना, तो इन चीज़ों को पूछा जाता है। उसके बाद सांख्य, है ना, इन चीज़ों को दोस्तों बराबर पूछा जाता है। RO में भी इससे सवाल पूछते हैं, PCS में तो अक्सर पूछा करता है, IAS में थोड़ा सा इससे कम होता है, लेकिन हाँ, ये इस वाले पोर्शन से रचनाओं से पूछता है ना, मीमांसा, इससे थोड़ा सा दर्शन प्रकाश कम आता है IAS में, है ना। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ है, इसके बाद अगला है
विश्व इतिहास है ना, जो मेंस में आप इसे अछूते नहीं हो सकते हैं ना। ये इसको चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, इन दोनों में मेंस में आता ही है, 1 से 2 सवाल 3 सवाल आते ही आते हैं दोस्तों। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो अगर आप चाहे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ रहे हों या तो आप वैकल्पिक जो है आप जीएस के या जनरल अध्ययन के ही नज़रिए से पढ़ रहे हों, आपको इन चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, जाना समझ देना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा इतिहास के प्रारंभिक या बेसिक सी चीज़ें। अब अगले जो लेक्चर में हम लाएंगे उसमें ये लाएंगे कि हम आईएएस के, पहला याद रखिएगा इसके अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम आईएएस के पिछले सिलेबस को हम सबसे पहले देखेंगे कि आईएएस में प्रीलिम्स में फिर मेंस में क्या सिलेबस है, डिटेल चीज़ें हम बताएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसके बाद सेकंड जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, वह सिलेबस पे होगा। सिलेबस होगा वो किसका सिलेबस होगा दोस्तों, वह आईएएस का सिलेबस होगा। फिर थर्ड लेक्चर जो हम देंगे वह जो है प्रीवियस ईयर के, है ना, प्रीवियस ईयर के हम सवाल मतलब कि पर डिस्कस करेंगे, किसके, वो आईएएस के ऊपर करेंगे। उसके बाद फिर हम पीसीएस के सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस तरह हमारा लेक्चर की सीरीज चलेगी। जब ये बेसिक सी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद तब जाकर के हम लेक्चर पे आएंगे इतिहास के। तो कोई भी बच्चे जो इतिहास वैकल्पिक के रूप में पढ़ रहे हों या जीएस के रूप में पढ़ रहे हों, वो सभी बच्चे एक बार ज़रूर देखें। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जो हो व्हाट्सएप करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज का चीज़ें। आज जेएनयू से संबंधित भी अगर कोई सवाल हो आपके बारे में, एडमिशन लेना हो, फॉर्म कब आते हैं, कैसे भरते हैं, अगर और भी कोई उसके संबंध में जानकारी लेना, उसके लिए हम अलग से आपको लिंक देंगे, एक अलग से चैनल, अलग से लेक्चर होगा, उसके बारे में आप जानिएगा। ठीक है दोस्तों, आज यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।